देखिए, जब हम लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर पूरा एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग एक एक करके रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। सो टुडे आई जस्ट स्टार्ट वांट टू मेक यू रिवाइज अबाउट द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बारे में जब हम रिवाइज कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने कॉपीज़ लेके ही बैठना, सो दैट टैली हो सके कि ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है कि जो आपने छोड़ दिया, बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें, कि ये जो राष्ट्रपति वाला पार्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेनली ये स्टार्ट होगा आपके कार्यपालिका से। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका यानी कि आपके एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। सो अब राष्ट्रपति कौन से पार्ट में आता है, ये आपके यूनियन के पार्ट में आता है, यूनियन। तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो कभी आपके में आएंगे नहीं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड काफ़ी पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी अनुच्छेद और कुछ तोड़ मड़ोड़ करके सेंटेंसेस वगैरह आएंगे। इतना तो दिमाग में क्लियर सेट बैठा रहना। सो इट विल बी अ नॉट अ ईजी, बट ओके, वी हैव प्रैक्टिस पॉलिटी इन क्लास 2 टाइम्स, तो हमें लगता है कि आपका ईजिली तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो जब हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी, आज हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, यानी कि संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, ओके। अब संघ की कार्यपालिका में ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति एंड देन सीरीज सब कुछ। क्लियर है। अब क्या क्या है, एक तो देखो बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग लिखेंगे नहीं, अनुच्छेद वाइज जो है वो मैं आपको लिख के बता दूंगी, बाकी आप रीड करना। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लगा के चालू करके छोड़ दो, ज़्यादा कि आप अपना दूसरा काम करते रहो जो इम्पोर्टेंट डे टू डे का है आपको करना है, तब आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये वीडियोस चलते रहे, तो कान में आवाज़ ज़रूर जाती है आपके, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर राष्ट्रपति है तो पहली बात तो ये भारत का प्रथम नागरिक है, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब तो आपके ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन ये हुआ कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है, ठीक है। तो पहला हम अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम अनुच्छेद या आर्टिकल 52, इसमें क्या बताया है कि संविधान ने ये बताया है कि राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, पद का प्रावधान। क्लियर है, ओके। अब ये पार्ट हो गया। अब इसी अनुच्छेद तुम्हारे 53 आएगा इसके बाद, ठीक है। तो अनुच्छेद आपका जो 53 आया, ये क्या कह रहा है, ये कहेगा कि भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा के माध्यम से करेगा, ओके। जो उसके अंडर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स होते हैं, वो सारे इसके माध्यम से या खुद इसका काम करेगा। तो ये कौन बताएगा, ये आर्टिकल 53 बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ किसके साथ, अधिकारियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के साथ, अधीनस्थ अधिकारियों, ठीक है, के माध्यम से। इतना क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, ये तो आपका हो गया। अब अनुच्छेद 54 की बारी है। अनुच्छेद 52, 53 ये हो गया। अब अनुच्छेद कौन सा, 54। अनुच्छेद 54 ऑब्वियस ही बात है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बोलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन।
ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए क्या बोलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल में सदस्य होंगे। सदस्य क्या, जनता के प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती है, जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित जो संबंधित कार्य अप्रत्यक्ष रूप से जो जिनको हम लोग ने चुना है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से इनका चुनाव होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसमें मेन मैं क्या लिखूंगी, इसमें मेन मैं ये लिखूंगी कि कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसके जो निर्वाचन है, शामिल होने वाले सदस्य, क्लियर है, ओके। देखिए स्पीड तो आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, अनलेस इसका मतलब आपको याद नहीं है। अगर आपकी स्पीड ऐसी नहीं है तो ठीक है। तो अगर शामिल कौन कौन से सदस्य हो जाएंगे, संसद के दोनों सदनों में से निर्वाचित सदस्य होंगे, राजस्थान की विधान राजस्थान सिंस आई एम राजस्थान फ्रॉम, तो चलो कोई नहीं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, प्लस केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये याद रखना है कि दिल्ली व पुडुचेरी। सो व्हाट आई विल राइट कि एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य की विधानसभा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा क्या हो जाएगा, आपके केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सो केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन से होंगे, आपके केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं, ठीक है। कौन कौन से बताओ, एक आपका दिल्ली हो जाएगा और एक आपका पुडुचेरी हो जाएगा, क्लियर है, इतना क्लियर है हमको। चलो अब कौन से सदस्य शामिल नहीं होंगे, वो होंगे आपके संसद के दोनों सदस्य मनोनीत सदस्य कभी नहीं होते हैं। यहाँ से आप बोलोगे कि मनोनीत सदस्य कभी नहीं होंगे, विधान के भी मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, और जिन विधान परिषद में द्विसदनीय मामले में आपके निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी नहीं होंगे, क्लियर है। फिर दिल्ली और पुडुचेरी में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, ये सारे जो मनोनीत जो होते हैं वो कभी भी, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल न होने वाले सदस्य, ठीक है। कौन कौन से सदस्य नहीं होंगे, पहला दोनों सदनों, संसद के एक्चुअली संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, मनोनीत वाले नहीं होंगे, प्लस आपके राज्य विधान मंडलों के मनोनीत, ठीक है, के मनोनीत नहीं होंगे, प्लस आपके ये जो निर्वाचित वाले, ठीक है, द्विसदनों में जो निर्वाचित होते हैं, केंद्र शासित में जो हम लोग दिल्ली प्लस पुडुचेरी के जो ले रहे हैं, इसके भी मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, सदस्य। अब मान लो कि कभी कोई ऐसी सभा हो जिसका विघटन हो रहा है, ठीक है, विघटन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस सभा के जो सदस्य होंगे वो भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, क्लियर है। तो एक पॉइंट मैं और लिख दूंगी कि अगर किसी सभा के गठन हो रहा है की स्थिति में उस सभा के सदस्य भी शामिल नहीं होंगे, क्लियर है, इतना हो गया। अब देखो जो इसका जो पूरा का पूरा जो
टेक्निक है, यानी कि जो फॉर्मूला है, किस पद्धति से, और ये जो सारे कौन कौन से आपका नियम लगाए जाएंगे, ये जो पूरा का पूरा है, ये कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 55 में है। क्लियर है? ये तो बोल दिया गया कि भैया कैसा निर्वाचन होगा और इनमें कौन कौन शामिल होगा, वो 54 में बोला है। अब अनुच्छेद 55, ठीक, अनुच्छेद 55 बोलेगा कि कौन सी पद्धति इस्तेमाल होगी, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी। तो ये क्या कह रहा है कि जो विभिन्न राज्यों में जो प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए, प्लस संघ एवं राज्यों में जो समानता भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की मतों की संख्या, उस राज्य की जनसंख्या को, और फिर आपके जो प्रत्येक एमएलए के वोट हैं उनको अलग अलग करके, फिर हर एक का मत मूल्य निकाल के, ये सारी प्रोसीजर को निकालते हैं। ठीक है? सो इसलिए हम कहेंगे कि जो क्योंकि हमें हर चीज़ को ना इक्वेट करना है। अब देखो कोई राज्य है तो उसमें किसी का जनसंख्या ज़्यादा है, किसी का जनसंख्या कम है। ठीक है? तो कम वाले बोलेंगे भाई हमारी क्या गलती है, ज़्यादा वाले तो फिर प्रॉपर्ट में रहेंगे। सो हर एक को हमें इक्वलीफाई करना पड़ता है। ठीक है? समानता लानी पड़ती है। इसके लिए ही ये प्रोसीजर हम लोग को अपनाना पड़ता है। ठीक है? तो इसके लिए क्या क्या है कि हमें एक समानता लानी है। ठीक है? अब निर्वाचन में हमें क्या करना है? विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप में लाने के लिए निम्नलिखित मतों की संख्या को निर्धारण करते हैं। निम्नलिखित मतों की संख्या का हम क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ठीक है? निर्धारण करेंगे। कैसे निर्धारण करेंगे बताओ? इट्स वेरी सिंपल। पहली चीज़ देखो, को स्टेप वाइज स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे? देखो, पहले मैं फॉर्मूला तो लिखूंगी, लेकिन पहले स्टेप 1 देख लो क्या है कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या प्लस उस राज्य की जनसंख्या को हम क्या करेंगे? कुल जनसंख्या को निर्वाचित कुल सदस्यों से डिवाइड करेंगे, साथ में 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक है? तो आप क्या करोगे कि जो इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें प्रत्येक जितने भी एमएलए होते हैं के वोट का मूल्य जो होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। सो हम क्या करेंगे? मैं सीधा फॉर्मूला लिख देती हूँ क्योंकि इसको स्टेप 1 में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, एक विधायक के मत का मूल्य क्या हो जाएगा? राज्य की कुल जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, डिवाइडेड बाय योर राज्य विधानसभा, ठीक है, के निर्वाचित कुल सदस्य, ठीक है, इंटू 1/1000। क्लियर है ना? इंटू 1/1000। लेकिन यहाँ पर एक नोट मैं बताऊंगी। नोट ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव, या ना चुनाव मत बोलो, थोड़ा सा अजीब सा ही वर्ड लगेगा, निर्वाचन जो में क्या होगा? प्रत्येक जो एमएलए होंगे ना, एमएलए के वोट का मूल्य जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? कि जो राष्ट्रपति के जो अलग अलग आपके हर एक एमएलए का मूल्य अलग अलग ही होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करना है? देखो, सेकंड स्टेप में ये कहना है कि जो संसद के प्रत्येक जो सदन है, ठीक है, उसमें जो निर्वाचित सदस्यों की मत की संख्या होगी, ठीक है, मतलब अब हम क्या करेंगे? एक
सांसद के मत का मूल्य निकालना है। हमने क्या निकाला है इसमें, एक विधायक के मत का मूल्य, फिर हम एक सांसद के मत का मूल्य निकालेंगे और फिर हम फाइनल इसका पूरा करेंगे। देखो कैसे, स्टेप टू में हम क्या निकालेंगे, एक सांसद के मत का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके क्या हो जाएंगे, संसद के निर्वाचित, ठीक है, सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ठीक है। टोटल में से आपको ऊपर वाले जो निकले ना, सबका अलग अलग निकला, सबके अलग अलग का सम करेंगे, फिर इसको उस टोटल से डिवाइड करना है। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। बहुत ही इजी है, झट से याद हो जाएगा, बिलीव में। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखना, अगर हम कैसे गुप्त बोले कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या जब हम चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, ठीक है, वो क्या होता है आप बताओ। एक तो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, ठीक है, रेशियो वाइज होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब इसके माध्यम से आपके एकल संक्रमणीय प्लस गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय तथा गुप्त मतदान, ठीक है, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान। इसलिए हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए जो मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटा। इज दिस क्लियर? सो दैट मीन्स कि हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, क्लियर है? ओके, प्रोपोर्शनलिटी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि देखो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक होते हैं एमपी, एक होते हैं एमएलए, डिफरेंस आपको पता है? तो मुझे ये बताओ कि एमएलए का वोट अलग होगा या एमपी का अलग होगा, ये मुझे कमेंट करके बताना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप मैं इसका आंसर बता दूंगी इस वीडियो के लास्ट में आपको, ठीक है। सो जो लाइव क्लास में आप लोग पढ़े थे, मैंने लिखवाया भी था, सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग दिस वन। अब स्टेप 3 में क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी पूछा था शायद, जब बात हम लोग सेकेंड टाइम इस पॉलिटी को देख रहे थे, तो फिर मैंने पूछा भी था आपसे। सी, अब थर्ड स्टेप क्या देखेंगे? थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, आनुपातिक होता है, प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है, एकल संक्रमणीय होता है, गुप्त मतदान होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने वाले के लिए मतों का एक क्या होगा, निर्धारण किया जाएगा, निश्चित भाग प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना है, क्लियर है? तो ये जो भाग प्राप्त करना है, इसी निश्चित भाग को हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं, ठीक। अब ये कोटा क्या होता है? कोटा हो जाएगा आपका कुल वैध मत डिवाइडेड बाय आपके कुल पद +1, ठीक है, और फिर +1। तो अब आप ये जो है ना, ये आपका पूरा कोटा छोटा सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको और बतानी है। शायद मैंने आप लोग को एक मैप दिखाया था, जिसमें मैंने बोला था कि इंडिया का जो हर एक स्टेट है, उस हर एक स्टेट में कितना कितना आपको वोट मिलेगा, ठीक है, मतलब हर एक एमपी का कितना वोट है या हर एक एमएलए का कितना वोट है,
क्लियर है। तो इसमें जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि देखो, जब हम पूरा लास्ट तक आते हैं ना, तो एमपीज़ के जो वोट होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि जो एमएलएज़ के वोट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनकी वोट वैल्यूज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, और ये वोट वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन पर। जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसके पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने का मेरा एक और मकसद है कि यहाँ पर एक्चुअली कुछ न, देखो एक्सेप्शंस तो हर एक केस में ही आते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, यहाँ पर आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी विवाद हो जाएगा, जो भी मतलब डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, कलेश हो जाएगा जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्भाया जाएगा। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी पूछ ले अगर, तो सारे डिस्प्यूट्स रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, सारे विवाद, और यही इनका अंतिम निर्णय भी होगा। अंतिम निर्णय, यही अंतिम निर्णय भी होता है। क्लियर है? तो अगर मैं डिस्प्यूट्स की बात करूं, अगर मैं तो मतलब जो अच्छा, इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें हम लोग क्रम की बात करते हैं, ठीक है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम। अब ये वरीयता क्रम 1 2 3 4 ये हमने क्लास में समझाया, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब प्रथम चरण में उम्मीदों का जो गणना होती है उनको प्राप्त करता है कि प्रथम वरीयता के आधार ना, जब ये 1 2 3 4 वाले जो वरीयता क्रम है, इसी के आधार पर हम लोग हर चीज़, उनके जो उम्मीदवारों को वोट मिलता है उसके आधार पर हम लोग उसको काउंट करते हैं। अब मानो प्रथम चरण में जो है उम्मीदवारों को मतों की गणना की गई, और उनको उतना जो हम लोग को वरीयता के मत पर आधार पर उनको अरेंज कर दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो उम्मीदवार को जितना निर्धारित मत दिया गया है, अगर उनको उतना मत नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफ़र है या जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय चरण पर चले जाएंगे। द्वितीय चरण में फिर से वरीयता के, प्रथम वरीयता को जो न्यूनतम प्राप्त किया था तो उसको हटा देंगे, और फिर हम लोग सेकेंड वाले पे चले जाएंगे। सेकेंड वरीयता किसको मिली है, उस उम्मीदवारों को हम लोग फिर उनका काउंट करने लगेंगे, ठीक है। और ये काउंटिंग प्रोसेस तब तक चलता जाएगा ट्रांसफ़र होते होते, जब तक कि हमें जो मिनिमम चाहिए मत, वो हमें नहीं मिल जाता, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, कि किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको लिखना चाहूँगी आपके लिए कि एक तो पॉइंट आप ये लिख देना इसके निर्वाचन के लिए कि अगर तुम्हारा सोचो कि निर्वाचक, आपका जो मंडल है, ठीक है, निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य मतलब सोच लो कि कोई एक सदस्य है, उस वो उसका पद जो है रिक्त है, होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अब देखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। ये भी हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था, तो इसको मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी माइन्यूट, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट में क्या है कि इसकी जो राष्ट्रपति है उनकी पदावधि के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है, और इसको कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। क्लियर है? तो टेल मी, इसको कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अच्छा, अब अनुच्छेद आपका 56, ठीक है। ये याद रखने वाली बात क्या है, ये किसके बारे में बोलता है, ये राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बोलता है, ठीक है। ओके, तो अपर
अब याद रखना, एक मैंने क्वेश्चन देखा था, कौन से ईयर में देखा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन है RS प्री का कि जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन सी तिथि से उनका काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, कौन से तिथि से उनका काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो टेल मी कौन से ईयर से होगा। एक्चुअल में देखो, राष्ट्रपति जैसे ही पद को धारण करने की तिथि है, ठीक है, जो तिथि से उन्होंने पद को धारण किया है वहीं से उनके 5 वर्ष स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रपति का जो पदावधि है किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़, राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है, इसलिए उनके हटाया जैसा शब्द हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, उनके लिए महाभियोग का प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये वाला पॉइंट लिख लेना कि पद धारण करने की तिथि, याद होना चाहिए आपको कि आपके हाथ अपने आप चलने लगे 5 वर्ष तक। ठीक है। बीच में कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, किसको देंगे, अपने उपराष्ट्रपति को। और हटाया जाए कार्यकाल के बीच में महाभियोग, ठीक है, महाभियोग से हटाया जा सकता है की प्रक्रिया लिख लो। ठीक है, क्लियर है ये तक। अच्छा, अब देखो, राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होने की स्थिति में तब तक वो अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण ना कर ले। मतलब जैसे कि सोचो कि यहाँ पे इतना ड्यूरेशन आपका किया था, 5 साल का था। क्लियर है। अब इसके बाद तो जब तक ना, अब 5 साल से ज़्यादा तो वो राष्ट्रपति रहना नहीं चाहिए, राइट। तो जब तक ना उनका उत्तराधिकारी आ जाता है तब तक क्या है कि वो वही सस्टेन करेंगे, उनके जो पद है उसको रिक्त नहीं रखा जाता है। क्लियर है। तो इसीलिए ये पॉइंट आने से पहले ही चुनाव कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के, जिससे कि क्या है कि इस पॉइंट तक ही इनका कार्यकाल रहे, ये चीज़ उनको करनी ना पड़े। क्लियर है। ओके। सो अगर हम नोट लगाएं यहाँ पर, तो एक बात बताओ, इस राष्ट्रपति के रिलेटेड जो आपका अमेरिका है, अमेरिका में क्या प्रोसीजर है। एक्चुअली अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। ठीक है। ओके। और ये जो राष्ट्रपति के जो चुनाव की जो अधिसूचना है वो कौन जारी करता है, चुनाव आयोग जारी करता है। ये आपके अमेरिका के कंटेक्स्ट में है। ठीक है। अमेरिका, नोट लिख देते हैं। अमेरिका में क्या है, 2 बार से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 बार से ज़्यादा अधिक चुनाव नहीं है, और जो अधिसूचना है वो चुनाव आयोग जारी करता है। क्लियर है, आगे बढ़े। सो व्हाट आई विल सेट कि जो आपका ये अमेरिका वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो क्या था, 2 बार से अधिक नहीं अपॉइंट किया जा सकता। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अनुच्छेद जो संविधान है उसमें ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो इस बारे में डिस्कस कर सकता है। तो अगर आपको पूछा जाए कंपैरिजन करके, कभी कभी होता है ना कि एजर्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें अगर कभी पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। सो जो पुनर्निर्वाचन की पात्रता अगर सही शब्दों में कहा जाए तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद जो आपका 57 है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम लोग राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात कर रहे हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो क्या बोला है, भारत में कई बार, एक से अधिक बार चयनित हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है? राष्ट्रपति की जो आपके शपथ है, राष्ट्रपति की जो अर्हताएँ हैं, उन सब के बारे में। तो अनुच्छेद आपका 58, ठीक। अब अनुच्छेद 58 किसके बारे में बात करता है? अर्हताओं के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति की क्या अर्हताएँ होती हैं? अब कब कोई भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? जब वो भारत का नागरिक हो, 35 ईयर्स अपनी पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सर्वस्व निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो जब हम लोग लोकसभा पढ़े थे तब के जो जो एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती हैं एक लोकसभा का सदस्य चुनाव करने के लिए, वो सारी इनके राष्ट्रपति में हो गई। तथा एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो संघ सरकार है या राज्य सरकार है या कोई स्थानीय प्राधिकरण हो या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में हो, उसमें किसी भी प्रकार का उसका लाभ का पद नहीं हो सकता है। तो याद रखना, संघ, राज्य, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, जो हम लोग नगर निकाय वगैरह जो बोलते हैं, वैसे किसी भी जगह पर वो लाभ का पद नहीं यूज़ करता हो तथा लोकसभा में सदस्य बनने की अपनी योग्यता रखता हो 35 वर्ष, 35 ईयर्स। ये इसमें जो 35 ईयर्स आयु पार कर चुका हो, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तीसरा हम क्या बोलेंगे? कहीं पर भी संघ सरकार, राज्य सरकार या आपके स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, या कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक सेक्टर, इन चारों में से कहीं पर भी वो लाभ का पद नहीं लेगा, लाभ पद का, ठीक है। इन कहीं पर भी वो लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो अपने अर्हताएँ सैटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। एक वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य का राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री का लाभ का पद नहीं माना जाता है। इस प्रकार वो राष्ट्रपति के पद के लिए अर्ह उम्मीदवार बन सकता है। क्लियर है ना ये स्टेटमेंट? सो ये प्रॉपर स्टेटमेंट मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट के रूप में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर कि क्या है। अगर मानो कि कोई भी वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मतलब करंटली ये पोजीशन वो हेल्ड किए हुआ है, करंटली अगर आपका राष्ट्रपति देखो और उपराष्ट्रपति देखो, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया है कि किसी भी राज्य का क्या हेल्ड किए हुए हैं? राज्यपाल, ठीक है, या किसी भी राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के किस का मंत्री किसी लाभ पद का पद नहीं मानता है, ठीक है। मतलब कि संघ या राज्य का मंत्री, ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं? लाभ का पद नहीं मानते हैं, लाभ का पद नहीं मानते हैं। तो ऐसे घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैंने फलाना राज्यपाल है तो क्या इसे चुनाव लड़वा दें राष्ट्रपति का? तो आप कहोगे बिल्कुल लड़ा सकता है बिकॉज ये लाभ का पद नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार क्या है, वो राष्ट्रपति के अर्ह उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वो जो करंट वाला क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए अर्ह उम्मीदवार हैं। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब संसद जो है आपके एक अधिनियम बनाया था, ठीक है, 1959 में, कि वो क्या बोलेगा कि उसमें आपके लाभ के पद जो हैं वो क्या हैं
और किसके आधार पर निहरताएँ की छूट देता है। अर्हता और निहरताएँ यानी कि रिक्वायरमेंट करने के लिए जो आपके क्वालिफ़िकेशंस होती हैं और कौन सी डिसक्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ठीक है। और इस अधिनियम में अब तक आपको पता होना चाहिए कि 5 बार संशोधन किया जा चुका है कि कौन-सा जो लाभ का पद है। लेकिन एक आपको इसमें बात की जाएगी, देखिए, अब देखो एक्चुअली मुझे क्या बताना है आपको, मुझे आपको ये बताना है कि जब ये लाभ के पद वाला टॉपिक आएगा ना क्वेश्चन में, तो आप क्या कहोगे कि देखो संविधान ने तो बताया नहीं है कि लाभ का पद क्या है। संविधान नॉट एक्सप्लेन्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एक्सप्लेन्ड क्या, लाभ का पद, लाभ का पद, ठीक है। अब इसमें अहर्ताएँ क्या क्या होती हैं, संविधान ने इसके लिए तो अहर्ता या निहरता जो भी बोलो आप, इसके लिए संविधान ने एक अधिनियम बनाया है जो 1959 में कि पदों को लाभ का पद बताया जाए। अब इसमें बहुत 5 बार संशोधन भी हो चुके हैं, लेकिन ये जो लाभ के पद का जो पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन है या परिभाषित किया गया है वो नहीं किया गया है। लेकिन 2 आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद आपके 102(1) का क तथा 19 अनुच्छेद 191 का 1, इन दोनों में क्या इस आपके लाभ के पद का उल्लेख मिलता है। लाभ के पद शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो 4 पद हैं, जैसे कि 4 पद, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, जो मैंने अभी ऊपर बताया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। फिर किसी राज्य का राज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया, साथ ही साथ संघ या राज्य का किसी भी का मंत्री हो गया, संघ या राज्य का मंत्री हो गया, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको बताया गया कि ये लाभ के पद नहीं हैं, पद नहीं है। क्लियर है? ये मुझे आपको बताना इम्पोर्टेंट था। वाई? बिकॉज दिस वन इज़ द क्वेश्चन दैट कि बच्चों को गोल गोल घुमा के आप लोगों को पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉइंट था। अब देखो एक चीज़ था कि हमें इसका जो नामांकन होता है ना, ठीक है, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वो उम्मीदवार अपना जो वो है वो खो देगा, ठीक है। मतलब उम्मीदवारी का जो प्रोसेस है वो खो देगा, ठीक है। तो ये आपको मैं लिखवाऊंगी कि राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन करने का, सिर्फ नामांकन, ठीक है, के लिए क्या होगा, आपके कम से कम, एटलीस्ट कम से कम क्या, 50 प्रस्तावक, शुरुआत में जब शुरू में ये 10 ही था, पर बढ़ते बढ़ते ये 50 हो गया, एवं 50 अनुमोदक, ठीक है। प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वो अपनी उम्मीदवारी खो सकते हैं। वह क्लियर, उम्मीदवारी खो सकता है। अब एक रिजर्व बैंक में उनको एक खजाने में एक कोष जमा करना पड़ता है, जिसे हम लोग जमानत राशि कहते हैं, ठीक है। वो कितना होता है? वो 15,000 होता है। तो हम ये भी लिख दें भाई, कहाँ पर जमा करेगा? प्रत्येक उम्मीदवार क्या करेगा भाई? भारतीय रिजर्व बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में, या आप बोल सकते हो सरकारी खजाने या सरकारी खजाने में, खजाने में,
ठीक है, सरकारी खजाने में उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 15,000 जमानत राशि, ठीक है, जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। रूप में जमा करेगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो, ये अगर बोला जाए कि मिनिमम कितना होता है, तो वो मिनिमम 1/6 होता है, ये याद रखना। मिनिमम 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो उसको जमानत राशि जब्त नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, ये उतना देखो, क्वेश्चंस तो वहीं से बनते हैं ज़्यादा बोलचाल की भाषा में नहीं आती है, ठीक है, तो ये क्या है, बोलचाल की भाषा में नहीं आती है ये पॉइंट, क्या कि 1/6 मत यदि किसी उम्मीदवार के कुल डाले गए वोट, किसी उम्मीदवार के कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए मत नहीं होते हैं तो उसे क्या कर दिया जाए, उसे जमानत राशि वापस नहीं मिलती। वापस नहीं मिलते, ठीक है, उसे जमानत राशि क्या होती है, वापस नहीं मिलती। अब आ जाओ दूसरे अनुच्छेद पे। अनुच्छेद आपका क्या है, 59। 59 ये क्या है भाई, ये है शर्तें, राष्ट्रपति के शर्तें, कंडीशंस, ठीक, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए भैया, ये तो अभी हमने क्या क्या निहत्ताएँ बताई हैं। अब हम क्या कहेंगे, कंडीशंस बताएंगे कि वह जो व्यक्ति आप उम्मीदवारी कर सकता है वो किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की मान्यता छोड़नी पड़ेगी, ठीक। पहली चीज़, वो कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास, जो राष्ट्रपति भवन हम कहते हैं, वो दिया जाएगा बिना किराया चुकाए। ये तो इम्पॉर्टेंट है। कंडीशंस क्या क्या हो गई, पहली बात तो क्या करेगा, जिस दिन वो राष्ट्रपति चयनित हो जाएगा, चयनित हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से वो क्या करेगा, अगर वो तुम्हारा संसद में सदस्य हो, संसद का सदस्य हो या राज्य विधानसभा का हो, विधानसभा का सदस्य हो, दोनों का पद क्या हो, त्याग देना पड़ेगा, पद त्याग देना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, वो कोई भी अन्य लाभ का, मतलब राष्ट्रपति एक बार बन गया तो कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, ये क्लियर है, ओके, नहीं धारण कर सकता। तीसरा, राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति भवन मिलेगा, ये तो लिखने वाली बात नहीं है, सब जानते हैं, ठीक है। अब जो उपलब्धियां, भत्ते या विशेष अधिकार प्राप्त होंगे वो कौन निर्धारित करेगा, सबके सब संसद निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को बोल दिया जाए कि क्या क्या मिलेगा, आपके विशेष अधिकार, अधिकार मिलेंगे, या कोई उनकी उपलब्धियां होगी, ठीक है, या उनका जो भत्ते, या ये थोड़ा सैलरी अजीब सा लगता है, तो ये सारी चीज़ों का जो आवंटन होगा कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगा, क्लियर है, संसद निर्धारित करेगा, क्लियर है ना। अच्छा, अब उसकी जो उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे, ये चाहे आप दिमाग में रख लेना कि ये आपके राष्ट्रपति के जो विशेष उपलब्धियां हैं, ठीक है, और प्लस इनका जो भत्ते है
ये क्या है, कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये कम नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है ना। तो अब ये क्या हो गया, आपके राष्ट्रपति के कंडीशंस हो गए या शर्तें हो गई। अब उसके शपथ पर आ जाओ। तो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे अनुच्छेद 60। ये क्या कहेगा भैया, ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, राष्ट्रपति के शपथ। कौन शपथ दिलाता है, आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं। क्लियर। ठीक है, अब ऐसे में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठता के क्रम पर वही शपथ उसको दिला देगा। क्लियर है। अब मान लो कि राष्ट्रपति, यदि आपके राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी पड़ेगी। हर वक्त राष्ट्रपति की शपथ लेनी पड़ती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर रहा है तो क्या होगा, क्या उसे शपथ लेनी पड़ेगी या नहीं। तो यू विल से दैट यस ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द, आपका शपथ उसे लेना ही पड़ेगा। क्लियर है। ओके, अब राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेता है, लेता है किस चीज़ की। पहली बात, श्रद्धापूर्ण राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, संविधान और विधि का क्या करेगा, संरक्षण करेगा, प्रतिरक्षण करेगा और परिरक्षण करेगा। संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करेगा। क्लियर है। ओके, और साथ ही साथ सेवा और कल्याण का निराकरण होगा। ये तो कंटिन्यूएशन है ही आपका। क्लियर है। सो व्हाट आई हैव सेड कि ये कौन दिलाएगा, मेन क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा। और वो वाला जो मैंने अभी बोला कि कोई और करता है तो उसको भी ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अगर मैं इतना तो आपका शपथ, शर्तें, अर्ताएँ, कंडीशंस एंड ऑल दोज थिंग्स ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बट जो मेन पार्ट है आपका कि एक होता है महाभियोग, जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये आपके 61 में प्रावधान बहुत सारे दिए गए हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अगर अतिक्रमण किया जाए, ठीक है, तब उस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग लगता है या उसकी प्रक्रिया उस पर लगाई जाती है। क्लियर। सो व्हाट आई विल से दैट कि आपके अनुच्छेद जो 61 है वो किसकी बात करता है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। ठीक है, या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या कहेगा, कौन से पॉइंट पर इसको ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान पर अतिक्रमण किया जाए। अतिक्रमण, ठीक है, अतिक्रमण किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगा सकते हैं या इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन महाभियोग संबंधी जो आरोप है जो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि उनको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि संसद के किसी भी सदन में से महाभियोग लगाया जा सकता है। जा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त इतनी है कि 14 दिन पूर्व 14 डेज पहले पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। नोटिस देना होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को हमें नोटिस देना होगा कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर हो रहा है। लेकिन यह नोटिस जो है कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इस नोटिस में आपके कुल सदस्य संख्या का 1/4 क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, हस्ताक्षर होना चाहिए। क्लियर? तो अब ऐसा स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में जिस सदन से ही उनको आरोप लगाया गया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, उस सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें इन आरोपों की जांच हो सके। क्लियर है? ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार 1/4 हस्ताक्षर करके वो जाएंगे, और दूसरी बार जिस सदन से हमने आरोप लगाया है या महाभियोग का जो नोटिस जारी करवाया है, उसमें 2/3 बहुमत मिलेगा, तब वो नेक्स्ट सदन में जाएगा और उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। दूसरा सदन भी अपना पक्ष रख सकता है, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दूसरे सदन में भी उस कुल सदस्य संख्या के उसको भी 2/3 से ही पारित करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी प्रक्रिया होगी और राष्ट्रपति पारित होने की तिथि के बाद हटाया जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको एक थर्ड पॉइंट में सबसे पहले क्या है, 14 दिन वाला हो गया। फिर जिसमें नोटिस जारी किया गया है उसमें पहले 2/3 बहुमत से सेकंड सदन भेजा जाएगा। सेकंड सदन अपना पक्ष रख सकता है, जांच भी कर सकता है और पक्ष रख सकता है। क्लियर है? अब ये सेकंड सदन भी क्या करेगा? 2/3 बहुमत प्राप्त करेगा अपने कुल सदस्य संख्या से। बहुमत अपने कुल सदस्य संख्या से। कुल सदस्य संख्या से, ठीक है। तब जाके कंप्लीट प्रोसीजर होगा किसका? इम्पीचमेंट का या महाभियोग का। क्लियर है ना? ये टोटल प्रोसेस है आपके महाभियोग का। अब इसमें इतना कुछ भी याद नहीं करना है। 61 में बोला गया है क्या प्रोसेस है, ये बस इतना सा। आपको पूरी बुक का लंबा सा 4 पेज याद नहीं करना है, इतना ही प्री में पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ नोट लिखाने वाले हूँ, नोट बताने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये देखो, ये जो महाभियोग का प्रोसीजर है, महाभियोग का बहुत कम बात है। महाभियोग का प्रोसीजर जो है या इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये तो राष्ट्रपति खुद उपस्थित रह सकता है वो, या वो अपना प्रतिनिधित्व भेज सकता है, वो तो बात है ही। साथ ही में अगर कोई पूछे कि महाभियोग जो प्रोसीजर है वो किस टाइप का है, तो आप बोलना ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्लस इसमें
पार्ट कौन ले सकता है, कौन कौन इसमें हिस्सा बन सकता है, तो आप बोलना कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत ओनली इसमें भाग लेंगे, जबकि कोई भी राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होंगे इसमें। प्लस आपका जो पुडुचेरी और दिल्ली वाले जो होते हैं, पुडुचेरी प्लस दिल्ली वाले जो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे। भले वो निर्वाचन प्रोसेस में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग वाले प्रोसीजर में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ओनली एंड ओनली ये दोनों ही भाग लेते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के इंसान। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो अब हम नेक्स्ट ये कहेंगे कि आपका जो संसद की जो प्रोसीजर है, कैसे राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त था। तो पहले तो मैंने ये बोल दिया था कि 5 साल के लिए हो जाएगा, और अगर वो 5 साल के बाद भी कोई नया उनका उत्तराधिकारी नहीं बनता है तो वही सेम कंटिन्यूटी करेंगे। लेकिन कैसे उनके पद रिक्त हो जाए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि भाई कार्यकाल समाप्त होने पर तब जाके रिक्त होता है, वो अपना त्यागपत्र दे दे तब रिक्त होगा, मृत्यु हो जाए तो रिक्त हो जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया हटाए तो रिक्त हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति को तुम्हारा जो ये पद है उस पद को ग्रहण करने की जो जितनी अर्हताएँ होती हैं वो अगर उसके पास ना हो तो वो रिक्त हो जाएगा। और जो निर्वाचन प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ही अगर आपका अवैध घोषित कर दिया जाए तो ये हो जाएगा। और ये कौन है, कौन इसको, उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय का ही जो डिसीजन होता है वो लास्ट होता है कि प्रोसीजर जो है अवैध है या नहीं है। तो किस वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा ये हमने क्लियर कर लिया है। क्लियर है, हमेशा याद रखना कोई भी एक जब हम वरीयता की बात करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये ऐसे होता है। फिर सिमिलरली आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पहले तो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वरिष्ठता के आधार पर होगा। तो दीज काइंड्स आर जस्ट एक बाय एक डिक्रीमेंट प्रोसीजर कि पहला वाला अगर नहीं उपस्थित हो तो दूसरा वाला, दूसरा वाला नहीं तो तीसरा वाला, तीसरा वाला नहीं तो चौथा वाला। तो बीमार हो जाए या अन्य कारणों से, ठीक है, असमर्थ रहे तो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, पुनः लेकिन उपराष्ट्रपति को भी पुनः राष्ट्रपति वाले क्या लेने पड़ेंगे, आपको शपथ लेनी पड़ेगी। मैंने अभी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति जितने बार आएगा, ठीक है। अब मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है स्थित तो कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो पद का रिक्त किसका, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। पद की रिक्तता, ठीक है, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। ये तो बीमार हो गया, त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया, पद ग्रहण करने की अर्हता नहीं रखता हो या निर्वाचन अवैध हो। लेकिन अगर रिक्त हो गया तो क्या होगा, राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन आएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का आपका कौन आएगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश आएगा, मुख्य न्यायाधीश आएगा। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश क्या किस तरह काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब सोच लो कि अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी हो जाएगी ना, कहाँ पर, उच्चतम न्यायालय। तो वरिष्ठतम जो आपका न्यायाधीश है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। मैंने अभी आपको ये प्रोसीजर बताया था कि स्टेटस कौन सा किसके बाद आता है। क्लियर है, ओके। अब ये सोच लो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर लिया, ठीक है।
लेकिन जो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ होती हैं, उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं एवं संसद द्वारा निर्धारित जो उपलब्धियाँ होती हैं, वेतन भत्ते होते हैं, वो सब के सब उनको प्राप्त होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो उस पद पर आ जाएगा, उसको सब कुछ सेम टू सेम वही मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता है। क्लियर है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। हम लोग नेक्स्ट वाले में इसकी जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जो वीटो वगैरह सारी चीज़ें हम उसी में ही डिस्कस करेंगे आपके, ठीक है? कौन-कौन से आपके राष्ट्रपति के जो रिलेटेड एक सीरीज़ में मैं आपको सारे वो भी बता दूँगी, अनुच्छेद भी बता दूँगी, फिर हमारा राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति की शक्तियों के बाद। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं लिखना। सो इतना याद होना चाहिए, खटाखट खटाखट लिखना हो जाए उसमें। क्लियर है?